फ्रिज के अंदर ढेर सारे खून से भरे पॉलिथीन के जिपलॉक बैग्स रखे थे। नॉर्मल इंसानों के खाने की चीज़ों के बजाय वहाँ उस पूरे फ्रिज में खून से भरे बैग्स और जग्स रखे थे। अब राहुल श्योर हो चुका था कि जिस चीज़ को वो शरबत समझ रहा था शुरू से, वो शरबत नहीं बल्कि खून था। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। डर और खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। राहुल और प्राची अपने कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पर थे। राहुल प्राची के पीछे पीछे चले जा रहा था। राहुल और प्राची का कॉलेज एक बहुत ही सुनसान से इलाके में था। वैसे तो राहुल कॉलेज से 7 किलोमीटर दूर मेन सिटी के एक पीजी में रहता था, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करते हुए उन दोनों को काफ़ी देर हो गई थी और सर्दियों का टाइम था, तो दिन भी जल्दी ढल गया था। और राहुल प्राची को मन ही मन पसंद भी करता था, क्योंकि प्राची पढ़ने में और स्पोर्ट्स में दोनों में टॉप पे थी। अगर एक लाइन में प्राची को डिस्क्राइब किया जाए तो प्राची बहुत ही टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट लड़की थी। प्राची अपने बैच में किसी के भी क्लोज फ्रेंड सर्कल में नहीं थी। वो बस खुद में ही खोई खोई सी रहती थी, या फिर कभी कभी वो अपनी बेंचमेट यानी जो लड़की प्राची के साथ बैठा करती थी उससे पढ़ाई के ही बारे में डिस्कशन करती थी। राहुल ने प्राची से बात करने का और उससे फ्रेंडशिप करने का बहुत बार ट्राई किया, लेकिन प्राची बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। लेकिन आज उसे एक अच्छा मौका मिल गया था जिससे वो प्राची से अपनी जान पहचान और आगे बढ़ा सके। सर्दियों में दिन जल्दी ढल जाते हैं, तो आज दिन जल्दी ढल चुका था और क्लास भी लेट छूटी थी। और प्राची कॉलेज से कुछ ही दूर एक कॉटेज में रहा करती थी अपनी फैमिली यानी अपने मॉम डैड के साथ, और रोज ही पैदल आया जाया करती थी। अब जिस रास्ते से उसे जाना था वो काफी सुनसान और पेड़ों और झाड़ियों से भरा था। जंगल भी पास ही था, तो जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था, वो भी जब रात होने लगे तब। तो प्राची के प्रोफेसर ने प्राची को कहा कि प्राची तुम अकेली मत जाओ, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें अपनी बाइक से। लेकिन तभी राहुल बीच में कूद पड़ा। अरे सर, मैं करता हूँ ना प्राची की हेल्प। मैं चलता हूँ प्राची के साथ उसको उसके घर ड्रॉप करने। वैसे भी मुझे आज कुछ खास काम नहीं है और मेरी भी सैर हो जाएगी सर इस बहाने। प्राची इससे पहले कि मना कर पाती, प्रोफेसर ने कहा कि हाँ ये सही रहेगा। राहुल भी पढ़ने में बहुत अच्छा था और काफ़ी वेल स्पोकन भी था, तो प्रोफेसर ने प्राची को घर ड्रॉप करने का जिम्मा राहुल को सौंपा कि तुम प्राची को घर छोड़ के आओगे। राहुल के मन में लड्डू फूटने लगे। आज उसे प्राची से बात करने का फाइनली मौका मिल ही गया था, और प्राची इतनी ओबीडियंट थी कि प्राची को ना चाहते हुए भी अपने प्रोफेसर की बात माननी पड़ी। दोनों कॉलेज के पीछे से होते हुए उस सुनसान रास्ते पे चलने लगे। अंधेरा हो चुका था। प्राची राहुल से कुछ 2 कदम आगे चल रही थी। राहुल प्राची से बातें आगे बढ़ाना तो चाहता था, लेकिन बार बार जैसे ही वो कुछ बोलने को होता उसकी हिम्मत जवाब दे देती। फिर राहुल ने हिम्मत करते हुए प्राची से कहा, अच्छा प्राची, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे। प्राची ने राहुल की तरफ पीछे एक बार नजर घुमाई और फिर हाँ में अपना सर हिलाकर राहुल को पूछने को कहा। राहुल आसपास का डरावना और सुनसान माहौल देखते हुए बोला, प्राची तुम्हें डर नहीं लगता इस सुनसान जगह रहते हुए? राहुल अब प्राची के साथ साथ बराबर में चल रहा था। प्राची राहुल की तरफ एक बार एक शैतानी सी मुस्कान के साथ देखती है और फिर जवाब देती है, मुझे क्यों डर लगेगा? डर तो इंसानों को लगना चाहिए ना। राहुल तुरंत ही चौकन्ना होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? प्राची खुद को संभालती हुई बोली, नहीं यार, मुझे डर नहीं लगता। मैं ऐसी जगह शुरू से पली बड़ी हुई हूँ। हाँ, लेकिन बोर ज़रूर हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंपनी देने आ जाया करूँगा, राहुल आगे से बोला। प्राची बोली, पक्का? सच में तुम मुझे रोज़ घर ड्रॉप करने आओगे? प्राची ने एक तीखी सी मुस्कान से राहुल की तरफ देखा। राहुल उस टाइम को एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे काफ़ी अजीब भी लग रहा था।
प्राची के ऐसा उससे पूछने पर, क्योंकि आज तक प्राची को उसने कभी किसी लड़के या लड़की से इतना फ्रैंक होकर बातें करते हुए कभी नहीं देखा था। राहुल अपने ख्यालों में डूबा ही था। तभी प्राची ने राहुल को उसके हाथ से पकड़कर थोड़ा सा हिलाया और उसे कहने लगी, कहाँ खो गए मिस्टर राहुल। तभी राहुल अपने ख्यालों से बाहर आया और एकदम से हंसते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। राहुल प्राची के हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला, यार प्राची, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे कैसे हैं। प्राची उसकी ये बात सुनकर थोड़ा हड़बड़ा गई और खुद के हाथों पर अपनी टॉप की स्लीव्स को आगे खींचते हुए बोली, यार ठंड बहुत है ना, इसलिए। काफ़ी चलने के बाद कुछ टाइम बाद एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ने लगा। घर देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जगह जगह से दरारें पड़ी हुई थी, पेंट उतरा हुआ था, आसपास झाड़ियाँ, इवन घर की विंडोज तक पे झाड़ियाँ आ गई थी। उसको बेलों ने कवर कर रखा था। दूर से देखने पर कोई ये कह ही नहीं सकता था कि इस घर में कोई रहता भी होगा। प्राची राहुल को रोकती हुई कहती है, अच्छा राहुल, यहाँ से तुम वापस चले जाओ, मेरा घर आ गया है, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। लेकिन राहुल के मन में ढेरों सवाल चल रहे थे। प्राची बहुत मिस्टीरियस लड़की थी। किसी से बात ना करना, चुपचाप अपने आप में ही रहना, और अब प्राची का घर देखने के बाद तो राहुल को काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। राहुल ने भी प्राची को बाय बोला और वापस चल दिया। तब तक अंधेरा काफ़ी हो चुका था और अब राहुल को भी उधर से अकेले आने में घबराहट हो रही थी, क्योंकि दिखाई कुछ साफ दे नहीं रहा था, ऊपर से कोहरा भी बहुत था। राहुल जैसे तैसे अपने पीजी पहुंचा और खाना खा के सो गया। अगले दिन राहुल जब सुबह सुबह उठा तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। दोपहर के 3 बजे राहुल अपने बेड पे ही पड़ा हुआ था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। किसी का मैसेज आया था। राहुल ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और जैसे ही स्क्रीन पे देखा तो उसे देखा कि किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया है। उसने मैसेज ओपन किया, आज कॉलेज नहीं आए तुम, आज मुझे घर ड्रॉप कौन करेगा फिर। ये किसी और का नहीं बल्कि प्राची का मैसेज था। राहुल काफ़ी एक्साइटेड सा हो गया और तुरंत अपने बेड पे लेटा हुआ बैठ गया और प्राची को मैसेज लिखने लगा, यार प्राची, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। प्राची, मैंने प्रोफेसर सर से लिया। क्यों, मुझे तुम्हें मैसेज नहीं करना चाहिए था क्या। राहुल ने तुरंत मैसेज भेजा, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा था। अच्छा तो फिर बताओ आज कॉलेज क्यों नहीं आए। राहुल, यार मुझे फीवर था लेकिन अब ठीक हूँ, अब अच्छा फील कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप करने आ सकता हूँ। प्राची, सच में। राहुल जवाब देता है, हाँ जी सच में। प्राची, ठीक है 6 बजे आ जाना, 6 बजे मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। राहुल, ओके डन। राहुल का फीवर अभी तक नहीं उतरा था, लेकिन फिर भी उसने प्राची के साथ जाने के लिए झूठ बोल दिया और अब बेसब्रों की तरह 6 बजने का वेट कर रहा था। राहुल आधा घंटा पहले ही अपने कॉलेज पहुंच गया और प्राची का इंतजार करने लगा। जैसे तैसे 6 बजे और प्राची बाहर आई। राहुल दूर गार्डन में बैठा था। जैसे ही उसने प्राची को देखा तो वो जल्दी से उठा और उसकी तरफ चल के आने लगा, लेकिन तभी राहुल का फ़ोन रिंग हुआ। उसे प्राची का मैसेज आया था। प्राची ने लिखा था, ऐसे सबके सामने मत आओ, कॉलेज के पीछे मिलो और ध्यान रहे कि तुम्हें कोई उधर आते हुए देख ना ले। राहुल को बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्राची की इमेज ही कॉलेज में कुछ ऐसी है, तो शायद उसी के चलते उसने राहुल को सबके सामने मिलने से मना कर दिया। राहुल भी छुपते छुपाते कॉलेज के पीछे वाले रास्ते पे पहुंच गया। 10 मिनट बाद उसे प्राची आती हुई दिखाई पड़ी। राहुल के हाथ में 2 हॉट कॉफ़ी के कप्स थे। उसने एक प्राची की तरफ बढ़ा दिया और बोला, तुम्हें कल बहुत ठंड लग रही थी ना, तो आज मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आया, सोचा तुम बेटर फील करोगी। राहुल कॉफ़ी की तरफ देखकर बात कर ही रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि प्राची लगातार उसकी नेक यानी गर्दन की तरफ देखे जा रही है, बिल्कुल नज़रें गड़ाकर।
प्राची ने राहुल को मना करते हुए उसे कहा कि नहीं नहीं राहुल, मुझे कॉफ़ी से एलर्जी है, मैं नहीं पीती, लेकिन थैंक यू, तुमने इतना सोचा मेरे बारे में। राहुल ने कहा कोई नहीं, मैं पी लेता हूँ, वैसे भी बहुत ठंड है आज। राहुल ने एक बार तो नोटिस किया, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि प्राची बार बार उसके फेस की तरफ नहीं बल्कि उसकी गर्दन की तरफ देखकर ही बातें कर रही थी। राहुल को पता नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ अपने कदम खुशी खुशी बढ़ा रहा था। जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचे, राहुल को महसूस हुआ जैसे कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। राहुल इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ा तो रहा था, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। जैसे ही राहुल प्राची के घर के पास पहुंचा, राहुल कुछ कदम पहले ही रुक गया और बोला, अच्छा प्राची, कल मिलते हैं 6 बजे। लेकिन आज वो हुआ जो राहुल ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। राहुल मुड़कर जाने लगा, तभी प्राची ने उसे पीछे से आवाज लगाई, मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगे राहुल? राहुल एक बार को तो प्राची की ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने खुद के होश संभालते हुए मुड़कर प्राची से कहा, जरूर, अगर तुम ले जाना चाहो तो। राहुल ने हाँ कह तो दी थी, लेकिन जैसे ही राहुल की नज़र प्राची से हटकर उस पुराने से घर पे पड़ी तो उसकी हवा टाइट हो गई। राहुल को अब घबराहट हो रही थी और उसके माथे से इतनी सर्दी में भी पसीना बह रहा था। दोनों घर की तरफ चलते जा ही रहे थे। अंधेरा होने के बावजूद भी घर के बाहर पिलर पे एक छोटा सा बल्ब भी लगा था और वो भी रह रहकर जल और बुझ रहा था। राहुल की हालत ये सब देख के खराब हो रही थी, बस वो प्राची के सामने ये सब दिखाना नहीं चाह रहा था। दोनों मेन गेट के पास पहुंचे और प्राची ने डोरबेल बजाई। जैसे ही प्राची ने डोरबेल बजाई, घर के अंदर काफी सारे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कि मानो 7-8 लोग इधर उधर जल्दी जल्दी चल रहे हों। और देखते ही देखते लगभग 5-6 सेकंड के अंदर सारी आवाजें एकदम से गायब हो गईं और एकदम से कोरा सन्नाटा पसर गया। फिर बस एक इंसान के कदमों की आवाज आ रही थी और राहुल महसूस कर पा रहा था कि जिस इंसान की भी अंदर से कदमों की आवाज आ रही है वो डोर की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि कदमों की आवाज तेज होने लगी थी। तभी वो कदमों की आवाज डोर के पास आकर एकदम से रुक गई। गेट खुलता है और अंदर एक औरत खड़ी थी जिसने एक गाउन डाला हुआ था। राहुल को समझ आ गया था कि ये प्राची की माँ ही होंगी। उसने एक स्माइल करते हुए सामने खड़ी औरत को हाय बोला। प्राची की माँ देखने में काफ़ी यंग लग रही थी, मतलब अगर कोई बिना रेफरेंस के देखे तो कोई ये ना कहे कि इस औरत की प्राची जितनी बड़ी बेटी भी हो सकती है। प्राची की माँ ने भी गेट को पूरा खोला और दोनों को अंदर आने के लिए कहा, अपने इशारों से, मुंह से नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि प्राची की माँ ने प्राची से यहाँ तक, मतलब ये तक नहीं पूछा कि राहुल है कौन, राहुल कहाँ से आया, एकदम से लड़का घर में कैसे आ गया। लेकिन हमेशा की तरह राहुल खुद को अपने ही मन में समझाता है, शायद प्राची ने मेरे बारे में अपनी माँ को पहले ही बता दिया हो कि मैं उसे छोड़ने आता हूँ, शायद इसलिए मेरे बारे में ना पूछा हो। जैसे ही दोनों घर में घुसे, प्राची राहुल को उसके घर के लिविंग रूम में ले आई जहाँ एक सोफा डाला हुआ था। राहुल तभी नोटिस करता है कि प्राची के घर की हालत अंदर से काफ़ी अच्छी थी। घर अंदर से वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखाई पड़ता था। अंदर से घर काफ़ी अच्छी हालत में था। प्राची का पूरा घर बहुत सारे एंटीक आइटम्स से भरा हुआ था, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स। राहुल जिस सोफे पे बैठा था उसके सामने एक काफ़ी बड़ी सी टेबल थी और वहाँ से किचन साफ साफ दिखाई पड़ता था। राहुल इधर उधर नज़रें दौड़ा ही रहा था, तभी उसकी नज़र किचन में रखी हुई डाइनिंग टेबल पे गई और उसे थोड़ी सी हैरानगी सी हुई। और क्यूरियस होते हुए उसने प्राची से पूछा, प्राची, आज तुम्हारे घर पर कोई पार्टी वार्टी थी क्या? प्राची राहुल के इस क्वेश्चन पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, पार्टी? कैसी पार्टी? राहुल प्राची को कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम अपने मॉम डैड के साथ रहती हो, तुम्हारे मॉम डैड और बस तुम, बाकी कोई और नहीं। प्राची ने हाँ में अपना सर हिलाया। तभी राहुल अपनी आंखों से किचन की डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करता है और कहता है, एक्चुअली मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि डाइनिंग टेबल पे पूरे 8 ग्लासेस रखे हैं, जिनमें से कुछ ग्लासेस में अभी भी शरबत बचा हुआ है।
प्राची ये सुनकर एकदम से चौकन्ना हो जाती है। तभी प्राची की माँ वहाँ आती हैं और राहुल की तरफ एक छोटी सी स्माइल करते हुए राहुल के सामने एक छोटा सा वुडन बॉक्स रख देती हैं। वही बॉक्स जिसमें नॉर्मल लोग ज्वेलरी वगैरह रखते हैं। राहुल इससे पहले कि कुछ पूछ पाता, प्राची राहुल को कहती है, राहुल, एक्चुअली मेरी मम्मा और मुझे सिल्वर से एलर्जी है, तो क्या तुम अपनी सिल्वर रिंग और अपनी सिल्वर चेन जो तुमने गले में पहनी है वो इस बॉक्स में रख दोगे? जब तुम जाओगे वापस ले जाना। राहुल को अंदर ही अंदर बहुत वियर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी राहुल ने प्राची के कहने पे वैसा ही किया और अपनी रिंग और अपनी चेन उस ज्वेलरी बॉक्स में रख दी। तभी एक झटके के साथ प्राची उठी और अपनी माँ से कैजुअली बोलती हुई किचन में जाकर डाइनिंग टेबल से ग्लास उठाकर सिंक में रखने लगी और जितना भी शरबत उन ग्लासेस में बचा था वो एक जग में पलट दिया और फिर उस जग को उसने फ्रिज में रख दिया, वो भी राहुल की नज़रों से बचाते हुए। प्राची को लग रहा था कि राहुल का ध्यान उसकी तरफ नहीं होगा, लेकिन राहुल सब कुछ साफ साफ देख रहा था और जैसे ही प्राची ने राहुल की तरफ देखती, जैसे ही वो उसकी तरफ देखती, वैसे ही राहुल एक्टिंग करने लगता, जैसे वो इधर उधर देख रहा हो या कुछ कहीं और ही नज़र हो उसकी। राहुल अपने मन में सोचे जा रहा था कि प्राची और उसकी फैमिली गरीब तो नहीं लगती, क्योंकि घर काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, कपड़े भी अच्छे खासे पहन रखे हैं उसकी माँ ने और उसने ऑफ कोर्स। तो प्राची ने वो ग्लास में रखा हुआ शरबत फेंका क्यों नहीं, उसे फ्रिज में क्यों रख दिया? राहुल अपने मन में सोच ही रहा था कि अगर प्राची उसे वही शरबत अब ऑफर करेगी तो वो कोई बहाना बना देगा और वो शरबत नहीं पिएगा। उसे अंदर ही अंदर घिन आ रही थी। तभी प्राची किचन से काम करके वापस राहुल के पास आकर बैठ गई और हंसते हुए बोली, यार एक्चुअली मेरे घर में आज मेरे रिलेटिव्स आए थे और माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो डाइनिंग टेबल साफ करना वो भूल गई। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, घर में अक्सर ऐसा कुछ ये सब चलता रहता है। वैसे तुम्हारे पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे प्राची। राहुल, एक्चुअली मेरे मॉम डैड दोनों की ही अक्सर तबीयत ख़राब रहती है, मोस्टली बेडरूम में ही आराम करते रहते हैं वो। मैं खाना वगैरह बना देती हूँ कॉलेज से आने के बाद उनके लिए। राहुल बोलता है, अच्छा। प्राची बात आगे बढ़ाते हुए बोलती है, तुम बैठो, मैं एक बार ऊपर माँ पापा के पास जाकर आती हूँ। ये कहकर प्राची उठकर हॉल में बनी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। जैसे ही राहुल श्योर हो जाता है कि प्राची ऊपर जा चुकी है, तभी पता नहीं राहुल को क्या होता है, वो तुरंत खड़ा होता है और किचन की तरफ अपने कदम तेजी के साथ बढ़ा देता है। किचन में पहुंचकर राहुल फ्रिज के पास जाता है और जैसे ही वो एक झटके के साथ फ्रिज खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फ्रिज के अंदर ढेर सारे खून से भरे पॉलिथीन के जिपलॉक बैग्स रखे थे। नॉर्मल इंसानों के खाने की चीज़ों के बजाय वहाँ उस पूरे फ्रिज में खून से भरे बैग्स और जग्स रखे थे। अब राहुल श्योर हो चुका था कि जिस चीज़ को वो शरबत समझ रहा था शुरू से, वो शरबत नहीं बल्कि खून था। राहुल बहुत खौफ में चला गया था। उसके माथे से पसीना टप 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 कर ज़मीन पर गिर रहा था। राहुल अपने कांपते हाथों से फ्रिज का फ्रीजर खोलता है और जैसे ही फ्रीजर खुलता है, राहुल अपनी चीखें रोकने के लिए अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। फ्रीजर में 2 कटे हुए इंसानी सर रखे थे जो कि राहुल की तरफ ही देख रहे थे और फ्रीजर के अंदर उन सरों से निकलता हुआ खून जम चुका था और पूरे सरों पे बर्फ जम गई थी। राहुल समझ चुका था कि अगर वो एक पल और भी इस घर में रुका तो कहीं तीसरा सर उसका ही ना हो उस फ्रीजर में। राहुल ने धीरे से फ्रिज बंद किया कि किसी को आवाज ना आए। जैसे ही राहुल पीछे पलटा तो राहुल के होश उड़ गए। राहुल के सामने 4 कदम दूर प्राची की मम्मा खड़ी थी और उसे देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके अजीब सी मुस्कान दे रही थी और देखते ही देखते प्राची की माँ की मुस्कान बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और अब राहुल को प्राची की मम्मी के नुकीले दांत दिखाई पड़ रहे थे। राहुल समझ गया था कि इन दांतों की वजह से ही प्राची की मम्मी शुरू से कुछ बोल नहीं रही थी मेरे सामने। राहुल का ये सीन देखते ही सारा खून जम जाता है। तभी किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ आती है। ये प्राची थी
प्राची अपनी माँ के पीछे से आती हुई राहुल से कुछ दूर खड़ी हो जाती है और राहुल की तरफ एक शैतानी सी मुस्कान देते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ, आप राहुल को नहीं मार सकती। इसका खून सबसे पहले मैं पीऊंगी और अपने इतने दिनों की प्यास को बुझाऊंगी। बहुत दिनों से तड़पा रखा है इस लड़के ने, आज जाके हाथ आया है, वरना कौन आता है ऐसे सुनसान इलाके में। कोई आशिक ही ना। जिन लड़कों के कटे हुए सर तुमने फ्रिज में देखे ना राहुल, वो भी मेरे आशिक ही थे। एक को तो कल ही मारा था, लेकिन मैंने उसका खून अपनी बाकी फैमिली को पिला दिया। मुझे तो तुम्हारा खून पीने में मज़ा आएगा। जितना बड़ा आशिक उतना मीठा खून, उतना जायकेदार खून। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानो कि उसका सपना जिसे वो दिन रात देखता रहता था प्राची के बारे में, वो अब एक खौफनाक से सपने में बदल गया था। देखते ही देखते प्राची ने राहुल के सामने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और धीरे धीरे उसके दांत के ऊपर वाली जगह से दो नुकीले दांत और बाहर आ गए, जो उसकी माँ के दांतों से भी नुकीले थे। तभी राहुल का दिमाग चला और उसने फ्रिज खोला और उसमें रखे हुए ब्लड बैग्स को पकड़कर चारों तरफ फेंकना शुरू कर दिया। उन ब्लड बैग्स को गिरने से बचाने के लिए प्राची और उसकी माँ दोनों हवा की तेजी के साथ भागे। राहुल को लग रहा था कि बैग्स नीचे गिर के फट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राची और उसकी माँ के अंदर सुपरनैचुरल स्पीड थी। वो दोनों इतनी तेजी के साथ पलक झपकते ही घर के दूसरे कोने से दूसरे कोने में होते। राहुल समझ गया था कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे इससे अच्छा कोई और प्लान चाहिए। तभी उसे याद आया कि शुरू में जब वो प्राची के घर आया था तो प्राची ने ये कहकर उससे उसकी सिल्वर रिंग और उसकी चेन उतरवा दी थी कि उसकी माँ को एलर्जी है सिल्वर से। तभी राहुल लिविंग रूम की तरफ भागा और उस वुडन बॉक्स को जल्दी से उठाकर खोला और अपने हाथ में अपनी सिल्वर की चेन पकड़ ली। तभी उसने देखा कि प्राची और उसकी माँ भी उसके सामने ही खड़े थे। उसने वो सिल्वर की चेन अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा ली और एकदम से तभी प्राची उस पे भूखे शेर की तरह टूट पड़ी। और जैसे ही प्राची ने राहुल को सोफे के ऊपर धक्का दिया और उसकी गर्दन के पास अपना मुंह लाई, वैसे ही राहुल ने प्राची की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया। वैसे तो प्राची राहुल से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल एबिलिटीज़ थी उसके अंदर, लेकिन प्राची की माँ ये नहीं समझ पा रही थी कि एक नॉर्मल इंसान प्राची पे इतना हावी कैसे हो सकता है। असल में राहुल ने अपने हाथ पे उस सिल्वर चेन को चुपके से लपेट लिया था और उसी हाथ से प्राची का गला अब दबा रहा था। प्राची के गले से धुआं उठने लगा, जैसे कि मानो कुछ धीरे धीरे करके जल रहा हो। तभी एकदम से पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई और फिर जैसे ही लाइट ऑन हुई तो वहां राहुल जमीन पे बेहोश पड़ा था और उसे घेर कर खड़े थे 8 से 12 लोग। इस कहानी के पार्ट 2 को जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमा न्यूज़ एंड टॉक्स। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो consider like and subscribing the channel. Thank you.